A very warm welcome to all. Today's topic of discussion is strategic decision making, concept and approaches. आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब ये डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने इन्हें बहुत पॉपुलर किया था। इट इज़ बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ वंस यू आर इनटू अ बिजनेस और इवन इन योर डेली लाइफ, अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं तो क्या है कि बेसिकली सबसे पहले हमें किसी भी प्रॉब्लम के जो जड़ होता है, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ आपको ऊपर से प्रॉब्लम कुछ और दिखाई देता है, बट प्रॉपर स्टडी प्रॉपर इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि प्रॉब्लम है ही कुछ और। So, in whatever decision making, be it strategic, be it non-strategic, what is the first and foremost important thing is कि सबसे पहले हम उस particular problem को identify करेंगे कि वो problem क्या है। उसके बाद उससे related various alternatives generate करेंगे कि क्या क्या नहीं, उससे पहले हम लोग उसके बारे में information gather करेंगे कि अगर हमने identify कर दिया problem क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो गैदर करेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन निकालेंगे या ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या क्या सल्यूशन हो सकता है। उसके बाद एक एक जो ऑल्टरनेटिव है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करके हम यूं ही नहीं छोड़ देंगे, उसके बाद हम लगातार उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। इफ़ देयर इज़ एवरीथिंग इज़ ओके, वेल एंड गुड। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, what the managers will do is they'll try to implement the next best alternative, right? तो जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन का बात करते हैं तो इट फर्स्ट, एज आई सेड, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप, इट इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से पता चलेगा? तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, बीट इंटरनल बीट एक्सटर्नल, इंटरनल में आपका एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़, एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो एक्स्ट्रा द लॉट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी फैक्टर्स है आप उसको स्टडी करेंगे। जब हम उसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे उसके बाद बेसिकली हम अपने जो कंपनी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी प्रॉपरली स्टडी करेंगे एंड देन वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द whatever situation that one is in or the company is in, right? Once we are into that thing, once we've properly studied the entire environment, only then can we understand, we can gather information, we can design, the managers can design the alternatives and then alternative courses of action can be done, right? तो जब हम पूरा इन्वायरमेंट को एनालाइज करके सारी सिचुएशंस को देख करके उसके बाद जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे क्या है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैव मेजर रिसोर्स प्रपोजिशंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जितना भी आपके रिसोर्सेज हैं, राइट, आपके मान लीजिए जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट इज रिसोर्सेज, एज डिस्कस इन मैनी वीडियोज अर्लियर, रिसोर्सेज आर ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू अस फ्रॉम विच वी कैन मेक मोर गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज हमेशा इकोनॉमी में बहुत लिमिटेड रहती हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो आप एनवायरनमेंट स्टडी कर ले रहे हैं, सब चीज़ देख ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट कर रहे हैं या कहाँ री एलोकेट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का एक फ़ायदा होता है। दूसरा बेसिकली क्या होता है, हमने जब अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया है, तो जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो वी बेसिकली डू द स्वॉट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड टू द स्ट्रेंथ्स। व्हेन वी स्टडी द इंटरनल एनवायरनमेंट वी कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ वन पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर। अगर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो वी कम टू नो अबाउट द वेरियस थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट द ऑर्गेनाइजेशंस माइट फेस और माइट बी फेसिंग, राइट? तो जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं मैनेजमेंट और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज होते हैं उसको
प्रॉपरली देखते हैं कि कहीं से थ्रेट आ रही है तो हम उसको हटाएंगे, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें। अगर कोई चीज़ सामने अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। Strategic decisions also deals with the range of organizational activities. It is all about what they want the organization to be like and to be about. सारा जो भी strategic decision making चल रहा है, जो मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले रहे हैं, बेसिकली वो इस तरह से कर रहे हैं कि वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, कहाँ जा रहा है। बेसिकली जब इन्वायरमेंटल एनालिसिस सबसे पहले किया था तो सबसे पहले ही विजन, मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना दिए गए थे। जब वो बना दिए गए थे तब जो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी या स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग किया जाएगा तो अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते ही भी किया जाएगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ मेजर काइंड since an organization operates in ever-changing environment. Another very important factor, the first and the foremost step in strategic decision making was what we analyze the environment. Now when we know that when we are operating into a business or environment, it keeps on changing rapidly. हमेशा हर एक समय पे environment change करता है और कल हमें नहीं पता कल क्या होना है। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस तरीके से लिया जाएगा कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं या जो भी चेंजेस आ सकते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी बनी हुई है कंपनी को कि हम फ्यूचर का जो भी चेंजेस है उससे डील कर सकें। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है और इस अनसर्टेनिटी को से डील करने के लिए, इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज सब चीज़ को आइडेंटिफाई करके करना होता है। Strategic decisions are at topmost level and are uncertain as they deal with the future, involve a lot of risk. Right now said future uncertainty and obviously हमें ये नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। तो मे बी अगर मुझे किसी चीज़ में बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आज और अपना सारा का सारा रिसोर्सेज उसी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहता ही है, पता नहीं कल यही चीज़ अपॉर्चुनिटी जो है थ्रेट में बदल जाए। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन जब ही होता है वो काफ़ी सोच विचार के एंड विथ ऑल द रेलिवेंट रिसोर्सेज ही किया जाता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो होते हैं वो रूटीन डिसीजंस होते हैं कि डे टू डे क्या काम हो रहा है, कि डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा आपके स्कूल का या आपके कॉलेज का, तो क्या होता है कि डे टू डे क्या अकाउंट्स में चल रहा है, क्या एग्ज़ाम में चल रहा है, जो डे टू डे होता है वो डिसाइड करते हैं। Operational decisions are technical decisions with the help execution of the strategic decisions. For example, suppose we have a university, we have a college. So the administrative block looks after the various examination thing and the various accounts department. लेकिन मान लीजिए कुछ एकदम नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना है कॉलेज में, या फिर कोई सैमसंग का अगर हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोई एक नया सैमसंग का प्रोडक्ट लाना है, या फिर उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करने हैं, तो ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकिंग होता है जो टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। Then again, strategic decision making is a process of charting a course based on long-term goals and a longer-term vision. By clarifying your company's big picture aims, you'll have the opportunity to align your shorter-term plans with this deeper, broader mission, giving your operations clarity and consistency. As said earlier, first word, it is the same thing which I'm repeating again and again. It is that we do our environmental analysis. Environmental analysis जब हमने किया तो हमने अपना विजन, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाए। जब हम अपना स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस या मैनेजर्स या टॉप मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हों, उनको क्या करना है कि अपने जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे एक लॉन्ग टर्म सोच के कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, जो मेरा विज़न है हम कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, जो मेरा मिशन है हम क्या व्हाट वी वांट टू बी, जो मेरे गोल्स हैं उसी हिसाब से हम अपना सारा काम करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी हिसाब से। और जब ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली डिफाइंड रहेंगी तो ये एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली जस्ट टू द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को पता है कि अगर आज वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है,
उन्हें भी काम करने में आसानी होता है क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि उन्हें क्या काम करना है. दे नो व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर, दे नो वेयर द कंपनी इज गोइंग, एंड देन thus it becomes very easy. Strategic decision making aligns short term objectives with long term goals and a mission that defines your company's big picture purpose. Shorter term goals are expressed in quantifiable milestones that give you the capacity to measure your success and your adherence to your vision. जब हम गोल्स इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया, हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके हमारे विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए. तो जब हम विजन मिशन में अपना ले रहे हैं, जब उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं. जब हम शॉर्ट टर्म्स, ऐसा नहीं है कि हम आज से 20 साल बाद क्या करना चाह रहे हैं ये बना के छोड़ देंगे. बेसिकली क्या है कि हमें एवरी शॉर्ट टर्म गोल्स मे बी 10 days, मे बी 15 days, मे बी 1 month, मे बी 3 months, मे बी 6 months शॉर्ट टर्म गोल्स बनता है. और वो शॉर्ट टर्म गोल्स जो होता है वो क्वांटिफाइड, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि सपोज देयर इज़ अ स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी एंड द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी का विजन ये है कि आज से 20 साल बाद हम लोग जो है इंडिया के सबसे बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बनेंगे. तो ये तो लॉन्ग टर्म विजन हुआ. उसी हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. लेकिन उससे पहले उन्हें शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है. शॉर्ट टर्म प्लान क्या बनाना है कि आज से 1 साल तक हम लोग कितना स्टील प्रोड्यूस करेंगे या 6 महीने बाद हम लोग कितना स्टील प्रोड्यूस करेंगे. ये उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में आता है. और उसके बाद शॉर्ट टर्म्स को ये क्वान्टिफाइबल इज़ व्हाट यू कैन मेजर इट. तो मान लीजिए हमने इतना इतना समथिंग क्विंटल स्टील हमने प्रोड्यूस किया है, ये जो भी है, तो उतने दिन बाद हम देखेंगे मेरा हुआ है कि नहीं. अगर वैसे प्रोड्यूस हुआ है, वेल एंड गुड. अगर नहीं प्रोड्यूस हुआ है, देन वी आर लैगिंग समवेयर, द कंपनी इज लैगिंग समवेयर. देन दे नीड टू टेक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल स्टेप्स कि कहाँ लैग कर रहे हैं. राइट. Now this was the basic concept of strategic decision making. Next topic is approaches to strategic decision making. Now there are various approaches to strategic decision making, right? तो strategic decision making होता है वो किसी भी strategic management का core होता है. तो क्या होता है कि हमें ये ज़रूरी है ये समझना कि आखिरकार जो हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना रहे हैं या जो मैनेजर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना रहा है, आखिरकार वो क्या अप्रोच यूज़ कर रहा है टू अचीव दैट गोल. सी व्हाट हैपन्स इज इफ़ द कंपनी इज़ इन सिचुएशन, सपोज हमारी रिलायंस की ग्रुप है या टाटा इंडस्ट्रीज़ है. ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन अगर वो फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होंगे, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो या ऐसे कोई सिचुएशन आई. तो क्या है ना कि लेकिन अभी का समय और आगे से अभी से 20 साल बाद का समय दो अलग अलग समय होगा, या अभी से 5 साल के बाद ही द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग मस्ट हैव चेंज. सो द मैनेजर्स जो हैं, जो मैनेजर्स का काम क्या है, उन्हें अपने एक्सपीरियंस से, अपने एजुकेशन से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, उनके क्वालिफिकेशन से उन्हें ये जज करना है कि हमें क्या अप्रोच अप्लाई करना है, कैसा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है. Strategic decision is a major choice of an action concerning committing of resources with a view to achieve organizational objectives, as already said. It is so strategic decision making process is so strategic that each firm has its own approaches to these strategic decision making. Good many alternative approaches have come up into practice because each firm is unique and strategic. हर एक फॉर्म का, हर एक जन का अगर कोई सिचुएशन होता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स ही होते हैं तो आप लोग अगर 500 लोग हैं क्लास में या 100 लोग हैं आप लोग क्लास में, तो 100 लोगों की 100 अलग अलग टेक्निक्स होगी काम करने की या पढ़ने की. राइट. तो रिसोर्सेज तो वही हैं जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जो बुक्स अवेलेबल है, बट आप लोग हर एक जन का अपना अपना एक तरीका है उसको इम्प्लीमेंट करने का. उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने में यूनिक है, हर एक मैनेजर, हर एक टॉप मैनेजमेंट अपने में यूनिक है. तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने का उनका एक अपना तरीका होता है, एंड दे विल ट्राई टू स्टिक टू दैट तरीका दे हैव. डिफरेंसेस बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मूव फ्रॉम फॉर्मलाइज एंड स्ट्रक्चर्ड टू इनफॉर्मलाइज एंड अनस्ट्रक्चर्ड process, managerial power relationship from the dominant role of a strategist to delusion to different interest groups,
nature of management ranging from highly complex and variable to simple and stable, the philosophy of the management ranging from highly traditional to sophisticated ultra modern thinking and application. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये जो डिफरेंसेस होते हैं हर एक जन में अलग अलग होते हैं. क्यों? बिकॉज कितना फॉर्मलाइज है डिसीजन मेकिंग, कितना ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा वो लोअर मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं, कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना इनफॉर्मल वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा डोमिनेंस है, क्या ज़्यादा है, टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा इसमें डोमिनेट कर रहा है कि वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है. ये जो नेचर है मैनेजमेंट का, ये कॉम्प्लेक्स है या वेरिएबल है. फिलॉसफी क्या है मैनेजमेंट की? वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं या फिर बहुत अल्ट्रा मॉडर्न मेथड फॉलो करते हैं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसी कारण हर एक कंपनी का अपना अपना स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत लोगों ने, बहुत रिसर्चर्स ने, ऑथर्स ने इसको काफ़ी स्टडी किया है और डिफरेंट अप्रोचेस हैव कम अप कि कैसे डिसीजन मेकिंग होता है. तो सबसे पहला अप्रोच जो हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ रैशनल एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग अप्रोच. नाउ व्हाट डज रैशनल मीन? रैशनल मतलब होता है कि बहुत सही, बहुत अच्छा. एनालिटिकल मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करने का. तो जो रैशनल अप्रोच होता है, तो ये हर एक डिसीजन मेकर को यूनिक बनाता है, हर एक डिसीजन मेकर को अलग बनाता है. जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी मैनेजर है, उसे सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताए. वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से स्टडी करता है. उसके बाद वो ये भी स्टडी करता है कि ऑल्टरनेटिव्स अगर हम हर एक को इम्प्लीमेंट करेंगे, किसी भी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उन्हें दिखाई देता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. राइट. नॉर्मली यही मेजर तरीका होता है आपका डिसीजन मेकिंग का. Most managers like to think of themselves as rational decision makers and indeed they are experts in whatever they are doing. वो लोग बहुत लॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं, रैशनल अप्रोच यूज़ करते हैं ताकि वो जो भी डिसीजन लें वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा. तो डिसीजन मेकर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन और एंड द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो भी डिसीजंस, जो भी आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, एनालिटिकली स्टडी करते हैं, लॉजिकली स्टडी करते हैं, ताकि रैशनली स्टडी करते हैं ऑफ कोर्स, ताकि जो भी उनका जो ऑल्टरनेटिव निकले, जो जिस ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करें, वो हमारे फ्यूचर वाले रिस्क को कम कर सके, फ्यूचर का जो अनसर्टेनिटी है उसको कम कर सके. ये अप्रोच जो होता है, ये बेसिकली हमने जब मैनेजर्स ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया, तो बेसिकली फैक्ट्स और लॉजिक पे बेस्ड होता है. और इट इज़ यूज टू गार्ड अगेंस्ट द इनअप्रोप्रिएट assumptions and pitfalls. Right? Though this approach prescribes a rational, conscious, systematic, and analytical way, yet decisions are often made with little consideration for logic rationality. Right? So the entire notes will be provided as a link. You can go through the notes when you want to. But the thing is कि जो आपका ये जो maybe no matter how much analyzation you put it into it, at times कम से कम क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टन है, हमें नहीं मालूम क्या होना है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो. राइट. देन आपका, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, no matter how much you analyze, how much you put your logical in logical thinking into it, some problem may come up. Right. Now the next approach is the entrepreneurial approach. Many of you pronounce it as an entrepreneur. It's not entrepreneur. The correct pronunciation is entrepreneur. Right. तो entrepreneur approach क्या होता है कि ये एक स्ट्रैटेजिक मेकिंग होती है जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है. इन इंडियन ग्रुप्स, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द बिजनेस ग्रुप्स लाइक रिलायंस, ज्योति उद्योग, निरमा, कोठारी प्रोडक्ट्स, मोफतलाल ग्रुप, Dabur Products, TTK Group, and Infosys Technologies are example. There are certain features of an entrepreneurial approach. पहला है capitalizing of the opportunities. अब एक entrepreneur का entrepreneurship entire link is also provided in the YouTube playlist. Please, if you want, you can go through it. Basically एक entrepreneur का जो characteristics होता है वो ये होता है कि वो एक risk taker होता है.
राइट। वो लगातार अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में होता है। वो एक ही इज़ नॉट अ मैनेजर बट ही इज़ वन हु इज़ अ हेड स्टार्टर, वो स्टार्ट करता है, राइट। तो जब एंटरप्रेन्योर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं मैनेजर्स, तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर कांस्टेंट स्टोर्स इन द कांस्टेंट सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, एंड दे ट्राई टू सीक ऑल द पॉसिबल एंड वायबल अपॉर्चुनिटीज़, उनको इनकैश करने के लिए कोशिश करते हैं। एंड देन एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो वो ये इट्स लाइक दे आर, बट हियर दे आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्राई टू इनकैश देम। देन दे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो पर्सन होता है वो क्या होता है, इट इज़ मोर ऑफ द सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं वही सारे आपके डिसीजंस लेते हैं। दे हैव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Growth and expansion orientation. Then again, the entrepreneurial approach is more कि वो अपने wealth को कैसे increase करें, assets को कैसे बढ़ाएं, turnover, market share को कैसे बढ़ाएं. Growth and expansion orientation is the approach that keeps the family of entrepreneurs on the toes. लगातार काम करना, alert, agile, किस तरह से अपने काम को और बढ़ा सकें. Efforts and rewards are well balanced. जो entrepreneurial approach जो होता है, they believe in making unusual and very bold decisions in the environment of uncertainty, right? As I said, they are the head starter. उनको काम करना शुरू करना, उनको adapt करना है अपने organization में, right? Now the next decision and the next approach to decision making, strategic decision making, is intuitive and emotional. अब intuitive क्या होता है? It is an inner feeling कि कुछ सही है, कुछ गलत है, जो intuition हमारा होता है। तो मैनेजर्स क्या होता है, एक तो हुआ कि मैनेजर्स को प्रॉब्लम कोई दिखा तो उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर किए और उसके बाद उसको एनालाइज किया, तब डिसीजन लिया, जिसे हम एनालिटिकल कहते हैं। इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे आर इनटू इट, उन्हें ये इंट्यूशन लगता है मैनेजर्स को, बिकॉज प्रॉब्ली बेस्ड अपॉन द हैबिट और एक्सपीरियंस, या उनके गट फीलिंग पे जाता है, या उनके मेंटल प्रोसेस का क्या होता है, वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं। उनको लगता है कि ऑल्टरनेटिव 3 जो है लॉजिकली देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन करने में ये बेस्ट रिजल्ट देगा, लेकिन उन्हें ये इंट्यूशन लगता है या उन्हें ये गट फीलिंग होती है कि जो ऑल्टरनेटिव 1 है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आज का जो बिजनेस सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें मैक्सिमम बेनिफिट होएगा, right? So this is what is intuitive and emotional decision making, या emotional strategic decision making. It is not an arbitrary, but it's based on a habit, right? The proponents of this approach point out in many cases judgment may lead to better decisions. Obviously, because you know what we say is कि अभी आपका जो सिचुएशन है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं फेस किया है, उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस की, आप भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। प्रॉब्ली शायद वो लिख लिख के प्रैक्टिस करके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, प्रॉब्ली प्रैक्टिकल्स करके ज़्यादा फुल मार्क्स आएंगे। वी यू नेवर नो आपका गट फीलिंग क्या कहता है। और एट टाइम्स जज यू नो दी थिंग्स हैव प्रूव टू बी ट्रू कि आपके जो इंट्यूशन और इमोशन पे बेस्ड होता है वो जजमेंट ज़्यादा वायबल होता है। द नेक्स्ट अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज़ अडेप्टिव अप्रोच। अडेप्टिव अप्रोच क्या होता है कि आपके जो it is more reactive than proactive and tries to collect and mix the variant factors influence their strategic decisions. It touches the very root of changing context of the decision making. अभी क्या होता है कि आपके कुछ फीचर्स होते हैं इसमें अडेप्टिव डिसीजन मेकिंग, बेसिकली आप अडेप्ट कर रहे हैं, राइट? तो आप इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें अब मेंटेन करना है, हमें कंटिन्यू करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखने, हमें उन्हें इनकैश करना है, तो हम जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करते रहेंगे। डोमिनेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी मीन here the publics that have the stake in business, that the various stakeholders in the business. The stakeholders of the business are the whosoever who are related to the business in any way. They may be the owners, managers, government agencies, trade unions, finances, या जो भी जिसका भी इंटरेस्ट हो आपके बिजनेस में, तो उनके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स का कभी भी किसी तरह का लॉस ना हो। प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजंस, ये हमेशा क्या होता है कि इट इज़ सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही अगर हों तो सबसे पहले जो उनको लगता है, जो अर्जेंट है, जो प्रायोरिटी लगता है उन्हें, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बाकी सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ टू attain and maintain highest degree of flexibility to adapt the decision to more pressing needs। जो ज़्यादा ज़रूरी आपके नीड्स है उसको सबसे पहले उसको एड्रेस करना है। Logic behind this is to use all the vigor and strength in solving effectively the most pressing problem so that they need not look back again। सो अडाप्टिव अप्रोच इज़ बेसिकली कि हम अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं। द मैनेजर्स, द स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकर्स, द टॉप मैनेजमेंट्स, दे आर अडैप्टिंग देमसेल्व्स। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट what they are trying to do is they are trying to pick up the problem and then trying to solve which they think is the most urgent, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और उसको पहले वो लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो लोग आगे कहीं जाते हैं या दूसरे प्रॉब्लम पे जाते हैं। द नेक्स्ट अप्रोच इज़ द प्लानिंग अप्रोच। This approach calls for making decisions in anticipation of future state of affairs when the organization is prepared to face it boldly। आगे जैसे हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस स्टफ। तो प्लानिंग जब होता है, जो प्लानिंग अप्रोच होता है, तो आप पहले जितने भी आपके सोशो इकोनॉमिक पर्पसेस हैं, जो वैल्यू ऑफ द टॉप मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में लेते हुए उसके बाद हम ये जो मैनेजर्स हैं वो ये डिसीजंस बनाते हैं कि हम क्या ऐसा कुछ करें ताकि हमारे जो फ्यूचर जो भी काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वट एवर फ्यूचर स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इट इज़, जो भी आए हम लोग उसको बोल्डली फेस कर पाए और हम बहुत अच्छे से चल पाए। इट इज़ वाइडली यूज बाय मल्टीनेशनल्स विच हैव फॉर्मलाइज एंड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। नाउ द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग अप्रोच। पहला है कि एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स यूजिंग अस एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अ स्ट्रैटेजी। जितने भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयर्स, वैल्यूज़, मिशंस, या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जितने भी रहते हैं, उसको बहुत अच्छे से सही करना है। Right? So the process of strategy making is sort of analysis of various factors that influence the strategy. So and in the beginning of the session already is told that the business environment analysis of very business environment is important, and once proper analysis of business environment is done, only then can a proper decision making be made. Right? तो जितने भी factors होते हैं आपके environment को, उसको study करना है। सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये बहुत सही है कि हम पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करने के बाद हम डिसीजंस ले रहे हैं, वो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत सिस्टमैटिक होता है। it takes into consideration structure of the organization and is passed to gear up to make possible the payoffs in the terms of structures and costs and benefits. Next, it is a comprehensive process because it takes into comprehensive है because it is capable of producing a set of integrated decisions। ठीक है, लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे जैसा होता है वो लोग डिसीजंस ले सकते हैं। गोल क्या है? गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, राइट। और उससे क्या करना है? सारे डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेना है। अभी सारे डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेना है, जो बैलेंस भी होना चाहिए, साथ मिलके काम करना चाहिए, तो बेसिकली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेना है। तो ये सब चीज़ प्लान करके चलेंगे तो चलेगा। देन इट इज़ ऑल्सो मैंडेट in advance to plan all these things. Now it is evident that the above three approaches are having contrasting ways of strategic decision making. It is not mandatory, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अप्रोच को ही फॉलो किया जाए। ठीक है, आप चाहें तो डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन है, द मैनेजर्स कैसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज हैं उनके पास, क्या इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कैसी कंपैटिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे वो आपके जो डिसीजन मेकिंग्स वो डिसाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट अप्रोच फॉर decision making is political behavioral approach. Now this approach suggests that the real decision makers must consider a variety of pressures from other people who are affected by the decisions. An organization interacts with different stakeholders in interdependent exchange relationship.
A stakeholder is any group of individual who can affect or is affected by the achievement of the organization purpose. As already said, a stakeholder जो होता है किसी तरह से उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में लेना देना है. तो क्या होता है इस अप्रोच में जो रियल डिसीजन मेकर होते हैं वो सारे प्रेशर्स भी देखते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स अ लॉट ऑफ प्रेशर्स आते हैं. यूनियन लेबर्स हैं जो डिसेंट जॉब्स के बारे में, वेजेस के बारे में बात करते हैं. कस्टमर्स हैं जो मनी एक्सचेंज, प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में बात करते हैं. ओनर्स हैं जो कैपिटल के बारे में बात करते हैं और उन्हें ध्यान है कि कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए. सप्लायर्स हैं जो इनपुट्स फॉर मनी देखते हैं और ऑनगोइंग बिजनेस देखते हैं. गवर्नमेंट है जो उन्हें एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक टैक्सेस के बारे में होता है. तो इवन आर योर कॉम्पिटिटर्स, दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर थ्रू ट्रेड एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो आपसे कुछ ना कुछ वापस चाहते ही चाहते हैं. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स आर द रियल पावरफुल पीपल, राइट. इन लेबर इंटेंसिव फर्म, a more attention may be paid to union leader demands for better wages, right. Now see, union exchange level for decent wages is also important. Customers exchange money, ये सारे लोग हो जाते हैं. मोर पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस. जितने पावरफुल होंगे स्टेक होल्डर्स, उतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में वो लोग डिफरेंस ला सकते हैं. अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कैन हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजंस अबाउट री इन्वेस्टमेंट दैन इफ द स्टॉक इज वाइडली हेल्ड बाय मेनी स्मॉल ओनर्स. नाउ इन अ लेबर इंटेंसिव फर्म, यूनियन लीडर्स बहुत ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं. डिसीजंस हो सकती हैं जो वन कोलिजन्स गवर्नमेंट हो या कोलिजन्स हो एंड वो द पर्सन एग्री, एडजस्टमेंट हो जाए, निगोसिएशंस हो जाए, तो डिसीजन मेकर बहुत इजी तब काम हो जाता है. तो नाउ नेक्स्ट अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच. हर्बर्ट ए साइमन was the first person to recognize that decisions are not always made with rationality and logic. सब चीज़ लॉजिक से नहीं चलता. The administrative model holds the managers have incomplete and imperfect information, are constrained by bounded rationality, try to satisfy when making decisions. So what is it कि वो बोल रहे हैं क्या कि जितने जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं वो हमेशा बहुत एनालिटिकली नहीं सोचते हैं. दे आर बाउंडेड. रैशनलिटी सजेस्ट दैट द वैल्यूज एंड अनकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस स्किल्स लिमिट डिसीजन मेकिंग हैबिट्स. हमें अगर नेस नॉलेज है, हमारा नॉलेज बहुत सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो एसेंशियली हम लोग ना बहुत परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं. दूसरा क्या है, कभी हमारा इन्फॉर्मेशन हमें अगर बहुत सही लगता है तो वी आर बाउंडेड बाय आवर लॉजिक एंड रैशनैलिटी. द इंट्यूशन सेज दैट समथिंग एल्स शुड बी हैपनिंग, लेकिन हमारा जो गट फीलिंग है वो उस किसी और चीज़ के लिए कहना चाहता है, लेकिन हमें रैशनैलिटी को फेस करना है. देन सैटिस्फाइंग इज व्हाट is rather than conducting exhaustive survey for the best possible alternative. decision makers क्या करते हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव को देखते हैं जो उनको लगता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेटिस्फाई कर रहा है तो बस उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मैनेजर इज लुकिंग फॉर अ साइट फॉर अ प्लांट, और उसने क्या किया, पहले जगह गए, उन्हें सारे जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स उन्हें चाहिए थे सारे के सारे जगह चीज़ एक ही जगह मिल गई, बस प्राइस वाइज डिसाइड किया और दे गो फॉर इट. दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड सैटिस्फिक्सिंग. तो क्या होता है ना कि जब आप एक कंपनी के करोड़ों करोड़ रुपीस लगा रहे हैं इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो सैटिस्फिक्सिंग तो सिर्फ तो चलेगा नहीं, आपको प्रॉपरली स्टडी करना है क्या करना है. तो ये एक तरीका होता है मैनेजर्स का डिसीजन मेकिंग का. सो मैनी पीपल satisfies for variety of reasons. Managers may simply be unwilling to ignore their own motives and therefore may not be able to continue searching for a minimal acceptable alternative is identified. The decision maker may be unable to weigh and evaluate large number of alternatives and criteria. Also, subjective and personal considerations often interfere with आपका और decision making होता है. तो बेसिकली हमें सारा शायद इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, हम अपने रैशनैलिटी से बंधे हुए हो, जो हमारा सोचने का तरीका है वो बंधा हुआ हो, कुछ चीज़ें सामने देखकर पहली चीज़ जो हमें पसंद आ जाती है हम वही कर देते हैं. तो ये सारी जब चीज़ें हो जाती हैं
then it is known as the administrative approach, right? The next is the incremental approach. Incremental approach में क्या होता है कि the muddling through approach involves limiting the focus of the strategic decision making to a few alternatives at a time that differ only marginally from one another. The choice of best alternative is based on an iterative process of continually redefining problems so as to make them manageable. बेसिकली है क्या कि आपका आइटरेटिव मीन्स रेपिटेटिव. कोई भी एक ऑल्टरनेटिव को हम इतनी बार लगातार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक प्रोसेस को लगातार हम उसी को यूज़ करते चले जा रहे हैं. जब हम लगातार उसको यूज़ करते जा रहे हैं तो धीरे 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 वो जो प्रोसेस हो रहा है वो इट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट. सो धीरे धीरे जो वो बढ़ता चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल. एंड रिजल्ट क्या है? एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट है बिटवीन whom the different interest parties, right? There was Mr. Charles Lindbaum who explained the approach through the concept of disjoint incrementalism. Most public sector companies in India, in their strategic decision making, exhibit the adoption of an incremental approach. Owing to the various pulls and pressures between which the public sector companies typically operates with regard to their objectives and goals, the strategic decision making is based on negotiated settlement between different groups. लगातार एक दूसरे के साथ आप एक नेगोशिएशन सा चलता रहता है. लगातार कोई प्रॉब्लम के लिए कुछ सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता जाना चाहता है. आइटरेटिव, रिपीटेटिव, एंड वंस इट दैट रिपीटेटिव थिंग्स गोज ऑन कंटिन्यूसली, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा ही हो जाता है. Last but not the least is the combination approach. Combination approach, see, we have above seen all the strategy decision approach have their own positive and negative points, ठीक है. And each of this is suitable for a particular type of organization and the nature of environment. Since there are many variables which affect strategic decision making, many organizations follow a combination of different approaches. The experts on strategic decision making hold this view. For example, Sumantra Ghoshal, professor of strategic leadership, comments that it may be useful for Reliance, following entrepreneurial approach, to think whether it should follow a habit of Hindustan Unilever structured approach, just as many as it may be productive for Hindustan Lever to consider ways of broadening systems and culture to entrepreneurial approach. तो ये जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो रिलायंस ग्रुप ये entrepreneurial अप्रोच यूज़ करते हैं, जो आपके हिंदुस्तान लेवर हैं वो आपके entrepreneurial यूज़ को नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि वो दे हैव अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. तो सबका अपना अलग अलग रहता है. So it's not given here, I guess. No, it is. All right. In fact, Unilever has realized the need for infusing entrepreneurial approach, developing business strategies. According to the former chairman, K.K. Datis, the Hindustan Unilever has grown in size. While it has its own obvious benefits, it also brings it also brings some drawbacks. What we need to master is the art of creating and preserving the entrepreneurial abilities and the connected to the small company within a large company. There may be different ways in which various approaches may be combined together. So, as the writing of this chapter, giving a summary of this lecture, we studied about what is strategic decision making. We studied about the various concepts of decision making. इसमें समझ में ये आया था कि सबसे ज़रूरी है कि आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करें. एनवायरमेंटल एनालिसिस करके आपके विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स पता चल गया. उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग या स्ट्रैटेजी बनाना आता है. देखिए, तो हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि कौन कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं ताकि वो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकें. तो उसमें देखा हमने है कि सबसे देखिए चाहे कैसी भी तरह का अप्रोच हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचा जाए.
अगर आप किसी प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच जाएंगे ना, अगर तो सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। सबसे पर पहला ज़रूरी है कि हम उसके जड़ पे पहुंच जाएं। वंस आई रिटन रीच द बॉटम ऑफ इट, नो देयर आर वेरियस वेज आप इंफॉर्मेशन गैदर करके एनालिटिकल कर सकते हैं, ऑन्टरप्रनल अप्रोच हो सकता है, आप अपना गट फीलिंग मान के इंट्यूटिव कर सकते हैं, आपका ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का हो सकता है, या फिर आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ द अप्रोचेज वी कैन बी यूज so that there is maximum utilization, there is maximum benefit for all the um, people. So this is all for the strategic decision making. I hope you like the lecture. Stay happy, stay safe, and happy learning.